नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब तक हमने उपन्यास के 2 से 3 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें पहले में हमने पूर्व प्रेमचंद उपन्यास किए थे, उसके बाद प्रेमचंद युगीन उपन्यास किए और अब जो अंतिम पार्ट है यानी कि प्रेमचंदोत्तर उपन्यास को हम करेंगे। प्रेमचंद जी के बाद के यानी कि 1936 गोदान के बाद के उपन्यास जो हैं उन्हें हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला उपन्यास, पहले प्रकार का उपन्यास कहना चाहिए, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी काफी बाद में शुरू हुए, ऐतिहासिक, मनोविश्लेषणवादी और आंचलिक उपन्यास। ठीक है, इन सब में सबसे पहले हम लेते हैं मन की गहराइयों में उतरने वाले और मन का बहुत विस्तृत रूप से विश्लेषण करके मन की परत दर परत को खोल कर रख देने वाले उपन्यासों के बारे में पहले बात करेंगे। वो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, जिसमें फ्रायड की काम भावना, यूंग, एडलर जी की हीन भावना, इन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। इनके आधार पे उपन्यास लिखे गए। उनमें सबसे पहले हम नाम लेंगे जैनेन्द्र जी का। जैनेन्द्र जी का पहला उपन्यास हम कहेंगे परख। 1929 में शुक्ल जी का इतिहास भी प्रकाशित हुआ था, आपको पता होगा। अच्छा, उसके अलावा इलाचंद जोशी जी का भी 1929 में पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ था, जो कि घृणामयी था। खैर, पहले जैनेन्द्र जी पर बात करते हैं। जैनेन्द्र जी के उपन्यासों में जो हम मनोविश्लेषण का देखते हैं वो सभी की सभी विशेषताएं उसमें मिलती हैं। परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, विवर्त, व्यतीत, सुखदा, ये सब उपन्यास हैं उनके। उसके बाद हम बात करते हैं इलाचंद जोशी जी की, जिनका पहला अभी बताया घृणामयी। उसके अलावा सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी। इन सब में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि सन्यासी उपन्यास 1941 में इलाचंद जोशी जी का प्रकाशित हुआ और सन्यासिनी उससे कहीं पहले 1926 में प्रकाशित हुआ, जो कि था प्रफुल्ल चंद जी का। याद रह जाएगा, कई बार मिलते जुलते नाम वाली रचनाएं आती हैं। सन्यासी इलाचंद जोशी, सन्यासिनी वो किसका है? प्रफुल्ल चंद जी का। ठीक है, बहुत अच्छे सामाजिक उपन्यास लिखे हैं प्रफुल्ल चंद जी ने। अब हम बात करते हैं जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, उसमें मानसिकता को दिखाया गया है, व्यक्तिवादिता को दिखाया गया है, अहम को दिखाया गया है। इन सब पर पूर्ण विश्लेषण किया गया है। अज्ञेय जी में जो अजय जी के उपन्यास है उनकी बात करें तो शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित हुआ, जिसमें शेखर के किशोर मन के बारे में बात है, उसके अलग अलग तरह के अफेयर्स की बात है और उसका मन जो हमेशा बेचैन रहता है, चंचल रहता है, उसकी बात की गई है। बहुत धीरे धीरे उस उपन्यास में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक किशोर व्यक्ति को, किशोर बच्चे को कह सकते हैं, ना तो किशोर बच्चा होता है ना ही व्यक्ति होता है, टीन एज को बहुत अच्छे से दिखाया है। उसके मन की भावनाएं, उसकी पूरी की पूरी जो व्याख्यान उन्होंने दिया है, उसके मन की हर बात को खोल खोल कर जो रखा है, वो वाकई तारीफ के काबिल है। उसके अलावा शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। शेखर एक जीवनी 1941, नदी के द्वीप 51 और अपने अपने अजनबी 61। 41, 51, 61 याद रह जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक उपन्यासों की। सामाजिक उपन्यासों में सबसे पहला नाम मैं लूंगी यशपाल जी का। दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, दिव्या, देशद्रोही, झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित है, जिनमें पहला है वतन के विषय में और दूसरा है देश के भविष्य के। ठीक है, झूठा सच प्रकाशित हुआ था 1960 में। उसके अलावा उनका अमिता भी बहुत प्रसिद्ध रहा है, लेकिन झूठा सच मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है और बहुत अच्छा उसमें दिखाया है इसलिए। ठीक है, 1947 के जो घटनाएं हैं वो सब दिखाई गई हैं। यशपाल जी के बाद मैं नाम लूंगी नागार्जुन जी का। इनके रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, बलचनामा, बामा बलचनामा, बाबा बेटे सरनाथ, नई पोद, ये सब इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसमें उन्होंने विषमताएं, किसानों की दरिद्रता, अनमेल विवाह, विधवा के जीवन को, इन सबको अच्छे से दिखाया है। इसके बाद यशपाल जी, नागार्जुन जी के बाद मैं नाम लूंगी भैरव प्रसाद जी का। सती मैया का चोरा आपको याद होगा। वैसे इनका मशाल 1961 में शायद प्रकाशित हुआ था और बहुत प्रसिद्ध रहा है।
गंगा मैया, सती मैया का चोरा, ये भी इनके प्रसिद्ध है। प्रगतिवादी दृष्टिकोण से किसानों और मजदूरों के जीवन को बहुत अच्छे से उन्होंने चित्रित किया। इन सब नामों के साथ साथ एक नाम अगर नहीं लिया तो फिर सामाजिक उपन्यास या मार्क्सवादी उपन्यास, मार्क्सवादी कहना चाहिए, प्रगतिवादी उपन्यास कंप्लीट ही नहीं होंगे। वो नाम है भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, सभी नचावत राम गोसाई, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, ये सब इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। पुलिस की धांधली, संयुक्त परिवार की समस्याएं, मिल मालिकों, कौन सी ऐसी समस्या है, कौन सी ऐसा विषय है समाज का जो इन्होंने नहीं उठाया, सभी पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। बहुत अच्छा लिखा। चित्रलेखा में पाप और पुण्य के को प्रस्तुत किया गया है। जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें काफी ज्यादा डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज उसे जरूर चेक किया करें। आजकल के जो वीडियोस हैं उनमें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा टाइम लगाती हूँ, पूरा समय लगाती हूँ, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो। अगर आप शेयर करें तो मुझे भी अच्छा लगे, मैं आपको एक वीक में एक एक गद्य के टॉपिक करवा दूं, यानी कि डेली या 2 दिन में एक वीडियो आपको पूरा डिटेल में दूं। लेकिन मेरे पास व्यूज ही 50-60 आते हैं या मैक्सिमम 100 हो जाते हैं, और उसमें मुझे ऐसे रहता है कि नहीं है अगर इंटरेस्ट तो क्या टॉपिक चेंज किया जाए, क्योंकि पहले बहुत व्यूज आते थे। एक दिन में 200, 250 से 500, 700 बच्चे देखते थे और वो अपने क्वेश्चंस भी करते थे, कमेंट्स भी करते थे। लेकिन अब वो बात नहीं है। शायद आपका इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है या कोई और वजह है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, प्लीज मुझे बता देना ताकि हम उसी टॉपिक को शुरू करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको एग्जाम में फायदा मिलता है। मैं व्याकरण और साहित्य दोनों को साथ लेके चलती हूँ। कारण ये है कि व्याकरण से हम वो चीजें अच्छे से गेन कर पाते हैं जो हमारी बेसिक हैं, जिसके बिना हम हिंदी लिख ही नहीं सकते, हम एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते हैं या एक हिंदी के अच्छे ज्ञाता नहीं बन सकते हैं। तो बेस व्याकरण है, व्याकरण को तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते, लाइफ में कभी नहीं छोड़ सकते। दूसरा है साहित्य। आपने नेट के एग्जाम में भी देखा होगा, स्टार्टिंग में पहले दिए जाते हैं व्याकरण के। साहित्य से संबंधित जो टॉपिक है उनमें से गद्य में उपन्यास को हमने उठाया हुआ है। मैं हर बार प्रश्नोत्तर करवाती थी तो आप ही की डिमांड थी कि हमें डिटेल भी बताई जाए। डिटेल बताने लगी हूं तो गायब हो गए हो सारे। आप सबको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए। डिटेल पता होगी तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, विश्वास रखिए। अपनी 6 घंटे की पढ़ाई मत छोड़िए। दूसरा, जो आपको वैल्यूएबल वीडियो लगते हैं, जो वीडियो में आपको लगता है कि आपको कुछ अलग नया बताया जा रहा है जो कि बुक से अलग है और जिसका समझ आता है, तो प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। ध्यान देंगे तो ही कर पाएंगे। उसके अलावा ज्यादा फोन और टीवी को में अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय ये टाइम मिला है आपको एग्जाम की तैयारी करने का, बहुत बहुत अच्छे से आप तैयारी कीजिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। बहुत जरूरी है आपके लिए। खैर, 1957 में वरुण के बेटे जो नागार्जुन जी ने लिखा और 1957 में ही परती परिकथा जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा। अब हम बात करते हैं अमृतलाल नागर जी की। नागर जी का अमृत से अमृत और विषय याद रख लीजिए, सबसे ज्यादा शायद उनका यही प्रसिद्ध रहा है। लेकिन मुझे मानस का हंस और सूरदास जी पर लिखा हुआ खंजन नयन बहुत प्रसिद्ध है। अमृत और विष, बूंद और समुद्र, महाकाल, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस और खंजन नयन, ये इनके बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। ये सब तो थे मार्क्सवादी उपन्यास। अब इन सब के बाद हम बात करते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की, जिनका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है वैशाली की नगरवधू, मंदिर की नर्तकी, रक्त की प्यास। रक्त की प्यास 1940 का है। उसके साथ साथ रक्त यात्रा कृष्णचंद्र शर्मा जी का है जो उसके काफी बाद में लिखा गया था। 2 नाम मिलते जुलते हो गए, रक्त की प्यास और रक्त यात्रा। रक्त यात्रा लिखा गया कृष्णचंद्र शर्मा जी के द्वारा और रक्त की प्यास लिखा है चतुरसेन शास्त्री जी ने। अब इसके बाद आता है वैशाली की नगरवधू जो कि 1948 में लिखा गया, बहुत 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 प्रसिद्ध रहा। सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, वयम रक्षा में, ये सब उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। देखिए, बौद्ध युगीन संस्कृति का चित्रण किया उन्होंने, सामाजिक राजनैतिक दृष्टि के से उस वातावरण को बहुत सूक्ष्म अंकन किया है उन्होंने। फिर हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। चारूचंद्र लेख, पहला नाम लूंगी बाण भट्ट की आत्मकथा, उसके बाद चारूचंद्र और पुनर्नवा।
ऐतिहासिक उपन्यास है, बहुत प्रसिद्ध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम तो वैसे ही हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के कारण बहुत प्रसिद्ध रहा है, लेकिन बाण भट्ट की आत्मकथा चारूचंद्र और पुनर्नवा के कारण उनको एक अच्छा उपन्यासकार भी माना जाता है। एक ऐसा उपन्यासकार जिसने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर बहुत अच्छे उपन्यास लिखे। नेक्स्ट नाम मैं लूंगी रांगे राघव जी का, जिन्होंने लिखा मुर्दों का टीला, चीतर, अंधेरे के जुगनू, यशोधरा जीत गई, जब आवेगी काली घटा, राह न रुकी, महायात्रा गाथा। इनमें से रांगे राघव जी ने मुर्दों का टीला जो है उसमें मोहनजोदड़ो के विषय में लिखा है और सांस्कृतिक उस समय की राजनीतिक और वातावरण का भी चित्रण किया। अंधेरे के जुगनू में महाभारत और यशोधरा जीत गई, अंधेरे के जुगनू में महाभारत के समय की और यशोधरा जीत गई में बौद्धकालीन वातावरण दिखाया, बौद्ध युग दिखाया गया। अब मैं बात करूंगी आपसे कौन सा आंचलिक उपन्यासों की। आंचलिक उपन्यासों में पहला नाम, सबसे प्रमुख नाम लिया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर शायद आप उपन्यासों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। नाम है मैला आंचल, 1954 में प्रकाशित, फणीश्वर नाथ रेणु जी का। इसमें आंचलिकता को विशेष रूप से दिखाया बताया जाता है। अंचल विशेष, कोई व्यक्ति विशेष उसका नायक नहीं होता है, अंचल विशेष नायक होता है। इनमें हम फणीश्वर नाथ रेणु जी का 1954 का मैला आंचल, परती परिकथा हम बात कर चुके हैं पीछे ही, 1957 का प्रसिद्ध है। नागार्जुन जी का ऊपर बलचनामा, नई पोद, बाबा बेटेसर नाथ, वरुण के बेटे को भी हम पहले बात कर चुके हैं, यहां भी उसे गिना जाता है। रांगे राघव का काका और कब तक पुकारो आंचलिक उपन्यासों में काउंट होते हैं। उसके अलावा उदय शंकर भट्ट जी के भी हैं। उसके अलावा जो उपन्यास है उनके बारे में बात करके अगर हम वीडियो को लंबा करने वाली बात है। हाँ, एक नाम मैं लेना चाहूंगी जो आंचलिकता में नहीं है, मोहन राकेश जी का नाम। मोहन राकेश जी सुपर्ब राइटर है उपन्यास के आधार पे। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, बस इनके कारण ही उनकी पहचान है। अंधेरे बंद कमरे तो 1961 में जो प्रकाशित हुआ, बहुत ही अच्छा उपन्यास। न आने वाला कल 1968 में प्रकाशित हुआ, भी बहुत प्रसिद्ध रहा। एक नाम मैं इसमें लूंगी हस्बैंड वाइफ के जोड़े का, अगर वो नहीं लेती तो उपन्यास का चैप्टर शायद कंप्लीट नहीं होगा, वो है राजेंद्र यादव जी। वैसे तो आप ये कहिए कि सैकड़ों नाम हैं जो रह जाते हैं, मैं नहीं ले पाई हूं उनके नाम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने मेरे से आ सकेंगे मैं पूरे नाम देने की कोशिश करूंगी, जिनमें आपको रचना और रचनाकार के बारे में, उपन्यास और उपन्यासकार के बारे में पता चलेगा। राजेंद्र यादव जी ने अपनी पत्नी मनु भंडारी के साथ मिलकर 1 इंच मुस्कान लिखा और इसमें एक आपका बंटी भी मनु भंडारी जी ने लिखा। आपका बंटी एक ऐसा उपन्यास है जिसको मनोविश्लेषण, सामाजिक, हर प्रकार के उपन्यास में हम काउंट कर सकते हैं। उसमें छोटे से बंटी की जो मानसिक दशा दिखाई है, ऐसा कुछ मूवीज में भी मैंने देखा, लेकिन पढ़ते पढ़ते हम रोने लगे उस के बारे में सोचकर। ऐसा उपन्यास है। एक और नाम लूंगी, तमस, जो कि भीष्म साहनी जी ने लिखा। कुत्सित मानसिकता को जो कि विभाजन के समय के लोगों की थी, उसको उसमें दिखाया है। हद उन्होंने लिखा है, मतलब बिल्कुल यथार्थ चित्रण किया है। ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं जो हम शायद उस समय के माहौल में ही महसूस कर सकते थे, समझ सकते थे। कुरु कुरु स्वाहा का नाम भी लूंगी मैं, मनोहर श्याम जोशी जी का। वैसे तो कसब, क्या, कौन हूं मैं, ये भी उनके मनोहर श्याम जोशी जी के। हरी या हरक्यूलिस की भूमिका है शायद, ये भी उनके प्रसिद्ध है। लेकिन कुरु कुरु स्वाहा में उन्होंने जो युवा पीढ़ी है उसको बहुत अच्छे से दिखाया। मेरे ख्याल से कुछ उपन्यासों पर प्रकाश डालने की मैंने प्रयास किया है। आगे हम करेंगे शेखर एक जीवनी पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि ये हम सिलेबस में भी है और बहुत प्रसिद्ध भी है। और भी 1-2 मैला आंचल जैसे उपन्यास है, उन पर हम थोड़ा डिटेल करेंगे। उसके अलावा जिन उपन्यासों के बारे में आप अच्छे से जानना चाहते हैं, प्लीज मुझे कमेंट करें। और एक रिक्वेस्ट, अगर आपको थोड़ा भी ऐसे लगा कि इसमें या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको कुछ फायदा मिला है, तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर के कारण भी मुझे ये लगता है कि मैं और आगे करवाऊं। आप व्याकरण पढ़ना चाहते हैं या साहित्य करना चाहते हैं, साहित्य में कौन सी विधा करना चाहते हैं, गद्य करना चाहते हैं, पद्य करना चाहते हैं, कौन सा काल करना चाहते हैं, भक्ति काल, आधुनिक काल या रीति काल, जो भी, प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।